और अगर मैं खरेटा साहब की बात सुनूं, समझूं और जितने मेरे से पहले वक्ता आए, अगर मैं उनकी बात को थोड़ा सा तवज्जो दूं और उसके ऊपर गौर करूं और उसका मतलब समझूं, तो मैं ये समझता हूं कि मांगेराम मलिक जी एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार थे। तो इस हिसाब से मैं एक छोटी सी जयकारा लगाऊंगा। मैं अमर रहे नहीं की बजाय मैं चौधरी मांगेराम जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी मांगेराम मलिक जिंदाबाद जिंदाबाद। ये विचार अमर रहे, इस उम्मीद में ये जिंदाबाद रहे, आप लोग इस विचार को लड़ते रहें, इस उम्मीद के साथ मैं आप सबके चरणों में अपना प्रणाम करता हूं। सबको मेरी नमस्ते, जितने लोग यहाँ पहुँचे हैं और जो बाहर सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले खरेटा साहब ने मुझसे पहले 1 मिनट पहले बोला कि उस टाइम पे भी सरकारें ये कहती थी कि आपकी कीमतें लगेंगी, उस टाइम पे भी वो आपकी पीढ़ियों की बर्बादी के रास्ते खोल रही थी, बना रही थी और निपटा रही थी हम लोगों को धीरे धीरे। और इस वक्त की सरकार भी कर रही है जो इसकी नींव रखने वाली इससे पहले वाली सरकार थी। तो भाई अगर अपने थोड़े से जो सामाजिक जीवन है मेरा 20-22 साल का, जब घर से निकले थे, उस सामाजिक जीवन का अगर मैं निचोड़ बताऊं तो मैंने एक ही निचोड़ समझा कि इसके बाद वाली सरकारें भी आपके बच्चों की बर्बादी का रास्ता बनाती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कि हम उनको समझना सीख जाएं, हम उनके हिसाब से चलने की बजाय उनको अपने हिसाब से चलाना सीख जाएं। अगर ये तो हमने सीख लिया तो हम बच सकते हैं अपने बीच से। अगर चौधरी मांगेराम मलिक जैसे नेता अगर निकाल सकें, अगर चौधरी चरण सिंह जैसे नेता निकाल सकें, तो शायद हम लोग अपनी अगली पीढ़ियों को बचा लें। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगभग 1 महीने से ज़्यादा प्रकरण चर्चा में आया जो सरकारें हमारे साथ कर रही हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वही चीज़ है जो सीधी सीधी चौधरी मांगेराम मलिक ने बोली थी और जो सीधे सीधे अभी किसान आंदोलन में बैठे हुए सारे नेता बोल रहे थे। अगर किसी को ये लगता हो कि खेती के कानून सिर्फ खेती के कानून थे, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी भूल और नासमझी है उनकी, बहुत बड़ी भूल है ये, बहुत बड़ी भूल। और एमएसपी का कानून देना और ना देना अगर आपको ये राजनीतिक विषय लगता हो तो भी ये बहुत बड़ी भूल है। ये राजनीतिक विषय बिल्कुल नहीं है, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स घरानों का एक अंदरूनी मामला है जो अपने यहाँ कठपुतलियों को बिठा करके उसके बाद उसके हिसाब से अपनी मनमर्जी के काम करवाते हैं। और जो ये बीमारी आई, इस बीमारी की आड़ पे जो लॉकडाउन लगा और उस लॉकडाउन की आड़ में ऑर्डिनेंस के जरिए जो किसान के बिल आए और तमाम कानून जो इस 2 साल में पास हुए हैं, वो सारे के सारे उसी षड्यंत्र का हिस्सा है जिसका 2 बार प्रधानमंत्री नाम ले चुके हैं, जिसको कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मेरे जो बुजुर्ग हैं उनमें से किसी ने इस चीज का नाम सुना है क्या? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नहीं सुना है ना आप लोगों ने? जो नौजवान साथी है, आपने सुना है? किसने सुना है? पहले एक बार हाथ खड़ा करो ताकि पता लगे कि हाँ ये कुछ लोग जानते हैं। हाँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में किसान आंदोलन में जा जाके किसान नेताओं को बताया करते थे। मतलब राज्यवाड़ को भी समझाया, चढ़ूनी को भी समझाया, सूर्य उसको उग्राहा को भी समझाया, जिनकी बात ये मानते थे कि ये लोग लीडर्स हैं, चाहे वो बलदेव सिरसा हो, चाहे फिर बलदेव ये मंजीत राय जैसे जितने भी वो लोग बैठा करते थे वहाँ, डॉक्टर दर्शन पाल जैसे लोग, इवन यहाँ तक ये जो अपना यादव है, ये कौन सा क्या नाम इसका, योगेंद्र यादव, सबको समझाया। इनको डर किस चीज का था? कि मीडिया खिलाफ हो जाएगी। अरे मीडिया खिलाफ हो जाएगी, लेकिन इन आदर्शों को जो चौधरी मांगेराम मलिक जी ने आपको आदर्श कहे कि किसान अपनी लड़ाई को जारी रखे, अपने बच्चों को बचाए, जब औलाद ही नहीं बचेगी, जब बीज ही खत्म हो जाएगा आपका, तो फिर किसके लिए लड़ाई लड़ोगे? ये समझाते थे हम कि ये जो कानून है ये कुछ भी नहीं है, छोटी चीज है, इसके पीछे जो खेल चल रहा है वो तो समझ लो कम से कम। आपको ये नहीं समझ में आया कि लॉकडाउन जब लगाया गया था
महामारी के नाम पर लगाया गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा करके लगाया गया था। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऐसी बीमारी के नाम पे लगाया गया जिसको ये कहते हैं कि हाथ लानते ही दूसरे आदमी के लग जाओगी, नजदीक जानते ही लग जाओगी, खुली हवा में सांस लेने से लग जाएगी, वो ये कह रहे थे। और उसकी आड़ में इन्होंने कानून के अंदर जो अमेंडमेंट किया, जो आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, जो पहले वाला कानून था, और बाकी के जो दो खेल खेलने, ये क्या थे? ये सिर्फ ये नहीं, आने वाले वक्त में जो आपके लिए पानी का कानून आ रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आ रहा है, जो बीज का कानून आ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण के नाम पे जो कानून आ रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के नाम पे जो कानून आ रहे हैं, और आपके खेतों के लिए भूमि अधिग्रहण से लेकर के एक एक कानून, ये उन्हीं 3 कानूनों का एक्सटेंशन है। आपको लगता होगा ये 3 कानून वापस करवा लिया आपने, न्यू के न्यू पड़े हैं, दूसरे और रास्ते तान लाग रहे हैं, दूसरे रास्ते से खेल आने लग रहा है आपके लिए। भूमि अधिग्रहण कानून गिल्ले पास कर दिया था आंदोलनकारियों के लिए, जो क्षतिपूर्ति कानून है ये भी लागू है हरियाणा में। जब चाहे आपकी जमीन, जब चाहे आपको नीलाम कर सकते हैं आपकी जमीनों को, अगर ये कानून, ये जो मुकदमे लाग रहे हैं, चाहे वापस नहीं हुए तो, और आगे ये कानून नहीं तोड़वाया तो आपकी सारी जमीनों को काबू करने के पूरे इंतजाम इन लोगों ने किए हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा, इन्होंने उसके अंदर एक खेल खेला कि आप एक कुर्सी छोड़ के बैठोगे। एक मिनट भाई, ओ भाई कान में बोलो यार, नून बोल लो। मेरे काम की एक भी चीज नहीं है इसमें मेरे दोस्त, सारे थारे काम की चीज है जो बोल रहा हूं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया क्योंकि ये बातें आपको किसान नेता नहीं बताएंगे। कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। किसान नेताओं के पास, वो नेता बन चुके हैं अब जोगिंदर नैन भाई है, विकास सर भाई है, ये हमारे नेता हैं, ये चेहरे हैं हमारे। इनके पास लोगों को बताने के लिए जितना इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उतना इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, रिसर्च के लिए जितना टाइम चाहिए, उतना टाइम नहीं है इनके पास। समझ रहे हैं आप? ये काम करना पड़ेगा। जो इनके साथी हैं, जो इनके साथी, वो इनको निकाल के बताएंगे सच्चाई कि भाई ये है नैन साहब खेल, इसने समझो और आप लोगों ने बताओ, ताकि लोग समझे इस पूरे खेल को। इन लोगों के पास शाम तक, अभी ये सुबह निकलते हैं, अब आप आपके बीच बैठे हैं, कल को ये फिर थोड़ी देर में कहीं और चले जाएंगे, फिर कहीं और, तो ये नहीं, इनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं आने देते ये लोग ना। और फिर बोलने से पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब जानकारी मैं थोड़ी सी दे पाऊंगा इस जितना टाइम है इसमें। जैसे ही आपको लगे मैं ज्यादा बोल लिया, मैंने बता दियो जी, मैं बंद कर दूंगा बोलना, क्योंकि कहीं सोचो कि 2-2 मिनट हो आगे तो मैं, हाँ जी सारी बता दा, ठीक है। तो जी खेल को समझिए आप। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया, उसके अंदर एक कुर्सी छोड़ के बैठे हैं सदन के अंदर, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। और हम लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि अगर किसी भी कारण से सदन में बैठे पार्लियामेंट के मेंबर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, तो चर्चा के बाद किसी भी बिल के ऊपर कानून बनने से पहले वोटिंग नहीं होगी। तो आपने देखा होगा 2 साल से संसद के अंदर वोटिंग नहीं हुई है किसी भी कानून पे, चाहे वह फायदे में हो चाहे वो नुकसान में हो, वो कानून आपके ऊपर लाद दिया जाएगा, क्योंकि ध्वनि मत से पास होगा। ये जो ऑर्डिनेंस के जरिए कानून आए थे, ये भी ध्वनि मत से पास हुए थे। जिस टाइम पे पंजाब के किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम में जब ये कानून पढ़ रहा था, तो कानून पढ़ के मेरे समझ में आया, ये तो खेले बड़ा चल रहा है भाई। अपना किसान, जिसको प्रधानमंत्री कहता है कि 85 करोड़ किसान जो है वो 10वीं पास तक कम पढ़े लिखे हैं, तो 85 करोड़ आदमी तो इस खेल ने समझ ही नहीं पाएंगे ना सीधे सीधे, क्योंकि ये खेल सारा अंग्रेजी में छापा। आपने ये भी नहीं समझा कि सारी भाषाओं में कानून थे। अगर वेबसाइट पे जाते ना, अगर आप भारत सरकार की, सारी भाषाओं में, अंग्रेजी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, सारी चीजों में, केवल पंजाबी और हिंदी में नहीं थे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा ये हिंदी और पंजाबी प्रदेश हैं। सिर्फ इन 2 भाषाओं में ट्रांसलेट नहीं किए थे। बैठ के उनकी गेला ट्रांसलेट कर जब समझाने शुरू करे, तो जब पैरों के नीचे की जमीन खिसकी कि ये केवल खेती के कानून नहीं है, इन बनाने वाली संस्था हुआ है जिसके घरा भरन लाग रहे रोज की रोज। एक नाम लेऊंगा, सबने नाम सुन रखा है, जॉन डीरे ट्रैक्टर सुन रखा सबने। जॉन डीरे ट्रैक्टर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वही बिल गेट्स है जिसने स्वालबार्ड सीड वोल्ट नॉर्वे के अंदर बीज का बैंक बना रखा है,
और 3.5 लाख बीज पेटेंट करा के बैठ गया है अगला, कुंडली मार के, जैसे खजाने पे सांप बैठ जाया करे। मतलब समझो इसका मतलब इसका यह है कि उस आदमी के पास अपने वो सारे ऑर्गेनिक बीज जो कदे आज से 30-40 साल पहले किसान उगाया करता था, उन सारों का एकला मालिक है। आप उससे पूछे बिना आने वाले वक्त में अगर उसकी चली, मैं ये बात पहले जोड़ रहा हूं, अगर उसकी चली और आपा सिर्फ रोड रोको आंदोलन तक सीमित रहे, अगर आपा सिर्फ धरने देने तक सीमित रहे, तो यकीन मानिए अगर आपने अपनी औलादों को यह बात नहीं समझाई आने वाले टाइम में, तो आप जब ये लड़ने वाली जो उम्र वाले लोग हैं, अब आप लोग कितने और लड़ लोगे? 10 साल और लड़ लोगे? गणा 15 साल। क्यों नैन साहब, क्यों खरेटा साहब, बतेरे जी लिए 10 साल और लड़ लिए, इतने दिन के लड़न लाग रहे हो। आपन अपनी औलाद लड़न सिखाई है किसी ने भी? आपने जानकारी ये देनी नहीं सिखाई। आप तनु गया करा, अब बेटा डांगरान तो मैं प्या लाऊंगा, तू तो पढ़ ले, खेत में तो मैं न्यार तो मैं ले आऊंगा, तू तो पढ़ ले। और पढ़े के है जो पढ़न लाग रहा है उसमें तो सारी की सारी अश्लील वीडियो आन लाग रही, वीडियो गेम आन लाग रहे, उसमें तो कबाड़ के अलावा कुछ और आनता ही नहीं। तो आपा ने अपनी औलाद को तो पढ़ना बंद करा दिया, और उसके बाद जो लड़न वाली लड़ाका कौम है, या 10 साल में 15 साल में जा लेगी आड़ा तमने छोड़ के, हमरा जाएंगे एकले सुनने, मारा पकौन लड़ा जावा। फिर ईब अपन अपनी अगली जो पीढ़ी है उस तीन समझाना पड़ेगा कि बेटा यू जॉन डीरे ट्रैक्टर का मालिक और हमारे पुराने बीजा का मालिक एक के आदमी है। आड़ा तो हम उसती रुपये देने लाग रहे, और गेल की गेल इतना नहीं, जो आपकी समाज को, अपने समाज को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र आज रचा गया नहीं है। यह खेल, इनकी शुरुआत 50 साल पहले 1970 के अंदर कांग्रेस के दौर में हरित क्रांति के नाम से चालू हुई थी। हरित क्रांति जब आई थी ना, उससे पहले तो आपके पास आपने ब्लड प्रेशर के हुआ है, शुगर के हुआ है, और ये कैंसर के हुआ है, बेरा भी कौन था? क्यों जी, मेरे बुजुर्ग बताओगे, पहले तो नहीं, 30-40 साल पहले तो ये बीमारियां थी। ये बीमारियां कब आई? जब से आपकी पैदावार ज्यादा होने लगी, जब से आपने हाइब्रिड बीज इस्तेमाल शुरू किए। हाइब्रिड बीज पहले स्टार्टिंग में आए और आज उन बीजों का रूप बदल के जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हो चुके हैं, जीएम सीड्स बोलते हैं जिनको। आज आपके लगभग पपीता भी बिना बीज का आने लग गया, संतरा भी बिना बीज का आने लग गया, खीरा भी बिना बीज का आने लग गया। लाग गए ना आने, समझ रहे हैं आप लोग? बिना बीज के, बीजलेस, सीडलेस। और वो बीज जो है कितने लाने पड़े हैं आज आपने खेती के बीज बाजार से? डंगरा के बीज, डंगरा का बीज भी तो बाजार से लाओ हो। अस्पताल में ये बापा जो है खागड़र जोटे नहीं रहे मारा तो रहे, हम नए दूध करा अपने डांगर ने, तो आप बाजार से ही लेके आते हैं अस्पताल से बीज। और मेरे ख्याल से अपने गामा में 20% नौजवान जिनके नए ब्याह हुए हैं वे भी बीज बाजार तक लाने शुरू कर गए। ना आंदे हो तो बताओ जी, मेरी माताएं बता देंगी। आपके गांव में बिल्कुल सच्ची बात ना हो तो ये बाजार में बीज आने शुरू हो जाए 50 साल पहले, तो ये समझो ये बीज का खेल आप समझो। क्योंकि मैंने एक वीडियो जारी करी थी जो माननीय शंकराचार्य जी है उनके लिए, कि तामी धर्म की लड़ाई लड़न लाग रहे हो, धर्म के रक्षक पलम न्यू तो देख लो, जब बीज नहीं बचेगा तो किसकी लड़ाई लड़ोगे? जब उनके काबू में होगा। किसान को प्रोग्राम किया जा रहा है पिछले 7 साल से, आप लोगों को अपना ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना है, बिजली का कनेक्शन, लेकिन हाथ जोड़ के खड़े हैं सीएम साहब जी कनेक्शन देंगे। अब 100 एप्लीकेशन आ रही है, 10 आने मिलेगा। आने वाले टाइम में जब बालक पैदा करने होंगे तो 100 बालक एप्लीकेशन देंगे, 10 आने देंगे इजाजत पैदा करने की। वो बताएंगे किसका बीज आगे जाएगा किसका नहीं जाएगा। यो खेल है। अब इस खेल ने समझन खातर अपने पास कम से कम 7-8 घंटे होने चाहिए, इतना पूरी चीज समझन खातर। वही मैं नहीं लेना चाहूंगा। उसके लिए ही हम लोग, सुशील हो गया भाई, विकास भाई हो गया, जनता सरकार मोर्चा बनाया जब हमने, जब 21 संगठन ने मिलकर, उसका पर्पज एक ही था कि एक के गांव में जाके नौजवान तय बात समझाओगे कि थारे बीज पर अटैक क्यों कर होने लग रहा है, थारी जमीन क्यों कर ले जाओगी, थारे ऊपर कंट्रोल क्यों कर करा जाओगा। आप अगर आज की मेरी पोस्ट देख लो, मैं आपको 4-5 चीजें मैं पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं ताकि मुझे मेरे से कोई चीज छूट ना जाए। एक चीज है छोटी सी, बस 1 सेकंड का भी इंतजार करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा कि आने वाले समय में आपको 5-4 चीजें सुनाई देंगी। पहला, बंद करना है,
ना ना मखकड़िया ना 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 मैं न्यू लाग रहा पछतात पब्लिक की डिमांड पे बोल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी कुछ शब्द जो हैं हमारे बुजुर्ग जो नहीं पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी नहीं समझते, वो उनको नहीं आएगा समझ, लेकिन आपको तो क्वारंटाइनर लॉकडाउन भी नहीं दे रहा था, सारे सिखा दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, रोबोट्स आने वाले टाइम में सर्जरी किया करेंगे, डॉक्टर्स नहीं होंगे, मिलिट्री भी खत्म हो जाएगी, पुलिस भी खत्म हो जाएगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी, फार्मिंग का तो जिक्र काल करे दिया, कल के बजट के प्रस्ताव पेश किया तो ड्रोन टेक्नोलॉजी किसानों की आन लग रही है, मैं उसका जिक्र अभी बताऊंगा आपको। ऑटोनोमस व्हीकल, मतलब अपने आप चलने वाले व्हीकल आ चुके हैं इस टाइम, लेकिन वो चलेंगे 5G से। सिंथेटिक वोम्ब, सिंथेटिक वोम्ब का मतलब है कि कृत्रिम गर्भाशय, कृत्रिम गर्भाशय, मां की जरूरत नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए, लैब के अंदर, मतलब उधर से बीज लिया, उधर से प्लास्टिक का गर्भाशय लिया और उसके बाद मां का गर्भ अपने आप लैब में तैयार हो जाएगा, उनको बालकों की जरूरत नहीं है। जीएम फूड, पैकेट वाला खाना, एलियन थ्योरी, युद्ध, वैक्स, ये वैक्स डैश सीन, डिफरेंट वेरिएंट ऑफ ये वायरस और इस नई नई महामारियां, और डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन का जिक्र भी कल कर दिया। राष्ट्रपति ने अपने अभी भाषण में बोला है कि हम गांव की एक भी जगह नहीं छोड़ेंगे जहां इंटरनेट नहीं होगा, और सारी पढ़ाइयां आने वाले टाइम में डिजिटल होने जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण प्रदूषण, डिजिटल करेंसी, जिसका अभी कमीशन बैठा हुआ है भारत सरकार में, और इस साल में सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। 2022 खत्म होते होते सारे बैंक बर्बाद, आपका सारा पैसा क्रैश होने वाला है। और माइक्रोचिप, दिमाग में लगने वाली चिप, ये चीजें हैं कुछ जो मैंने लिखी थी। इसके अलावा 2-4 चीजें और बता देता हूं, इन सारी चीजों को आपस में जोड़ देता हूं। न्यूरालिंक के बारे में किस किस ने सुना है? न्यूरालिंक किसी ने सुना है? एलन मस्क है, स्पेस एक्स नाम से प्रोग्राम चलाता है, वो दुनिया के हैं, ज़ॉम्बी बने उससे वो ना 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 ना, हाँ, मतलब वो उसको दूसरा एक वर्जन भी है, ये भी एक वर्जन है, मतलब ज़ॉम्बी वाला। लेकिन एलन मस्क, वो आज से 7 साल पहले उसने न्यूरालिंक खरीदी थी, और न्यूरालिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर चुकी है कि वो आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर सकता है। अब कई बातें मेरे को उस टाइम पे लोगों ने 2 साल पहले, जब मैं 1 साल पहले किसान आंदोलन में बोलने लग गया था, और उससे पहले जब मैं वीडियो बना बना कर डाला करता, तो मेरे नीचे कमेंट आया करते, तेरा लिया दिमाग सटक, सुशील भाई डाला करता, इन्हें कहा करते यूं मरवाओगा लोगों ने, इतनी बड़ी महामारियां लग रही, सारे टेलीविजन अखबार सारी दुनिया में नहीं हो रहा, और तमी नहीं कहने लग रहे षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। लेकिन अब तो अपन सारे ने बेरा लग गया। 1 साल से किसान योद्धाओं ने साबित कर दिया उड़ा बैठ के कि सारा का सारा खेल चल रहा था। तो जब मैं ये कहा करता तू सपने में जीवे छोरे, फिर मैं न्यू कहूं, हमारे बुजुर्गों ने पूछो 1990 में 1980 में कोई न्यू कह धंधा, जब टेलीविजन आए थे, इतने बड़े बड़े टेलीविजन थे, मैं जब कोई उन तन्यू का धंधा, आने वाले टाइम में टेलीविजन का साइज आपके हथेली जितना होएगा, और आपके हाथ में लेके घूमोगे, और दूर बैठे अपने रिश्तेदारों की शक्ल उसमें देख लिया करोगे, तो उस टाइम पे हमारा बुढ़ा हम तन्यू का धंधा पागल ना बनावे छोरे। क्यों जी? क्योंकि आपको शायद नहीं पता है, इस मोबाइल का आविष्कार 1985 में 80-90 के दशक में हो चुका है। ये हमारे को दिया गया 2005 के बाद है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम लोगों को टेक्नोलॉजी में इतना पीछे रखा जाता है कि जो उनकी प्लान होगी उस प्लान को आप समझ ही ना पाए। किन की प्लान भला? क्योंकि यह बहुत बड़ी सवाल है, किन का प्लान भला? उनका प्लान जो आपकी हर चीज को कंट्रोल करते हैं, आपकी रोटी, आपका पानी, आपकी राजनीति, आपका पैसा, आपकी बैंकिंग, आपकी नीतियां, आपके जितनी पॉलिसी बनती हैं, जितने कानून बनते हैं, एक एक चीज को वो लोग कंट्रोल करते हैं, जिसका नाम आज के टाइम में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। उससे पहले यूनाइटेड नेशंस था, और यूनाइटेड नेशंस के जो मालिक हैं वो हैं दुनिया के वो 500 आदमी जिनके पास अकूत संपत्ति है, जो फॉर्च्यून 500 के मेंबर्स हैं। जिस टाइम पे आज उनके 3 चेहरे सबसे आगे आ रहे हैं तो बहुत सारे चेहरे, 13-14 फैमिलीज हैं जो कंट्रोल करती हैं, लेकिन 3 चेहरे सबसे आगे हैं, एक बिल गेट्स, एक रॉथस्चाइल्ड, एक रॉकफेलर। तीनों का मतलब समझाऊंगा और फिर अपनी बात को खत्म करूंगा, ताकि आप इन चीजों को अपने बच्चों को बोल के जोड़ सकें। ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैनलों पे, तो आप इनका मतलब समझ पाएंगे कि जो मैंने बातें कही थी वो क्या क्या थी। आपका एलन मस्क तो है ही है, उसका मतलब इन तीनों को जोड़ने वाला एलन मस्क है।
एलन मस्क तो पहले बोल ही दिया मैंने। आप देखिए, आपका पैसा कंट्रोल करती है रॉथस्चाइल्ड फैमिली। जितना वर्ल्ड बैंक का पैसा है, आप देखिए आपके खेती में जितने भी हाइब्रिड बीज आए थे, या जो आपको सब्सिडी मिलती है, या जो आपको कर्जा मिलता है, या जो बैंक आपको पैसे देता है, बैंकों के थ्रू जितनी योजनाएं आती हैं, आप क्या कहते हो? वर्ल्ड बैंक से पैसा आया। क्यों जी? ऐसा ही कहते हो ना। वो जो आपको जो पैसा आया था, ये लॉकडाउन लगाने से पहले भारत सरकार को 100 अरब डॉलर आए थे वर्ल्ड बैंक से। वो 100 अरब डॉलर किसने दिए थे? वो वही फैमिली है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली। अब दूसरी फैमिली, रॉकफेलर फैमिली। रॉकफेलर, ये नाम आपको याद होने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बार बार ये नाम बोलूं ताकि आपको याद हो जाए। रॉकफेलर फैमिली क्या है? अरे बच्चों, बच्चों एक मिनट। रॉकफेलर फैमिली कौन सी है? रॉकफेलर फैमिली है जो दुनिया के सारे तेल के कुएं जिसके कब्जे में है। बिग माफिया है तेल का। जब तेल का शोधन होता है, जब उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और ये जो अपना गाड़ियों में डलने वाला मोबिल ऑयल, ये जब सारा निकल जाता है तो कुछ कबाड़ बच जाता है, केमिकल्स बच जाते हैं। उस केमिकल से बनते हैं फर्टिलाइजर और डीएपी जैसी चीजें। और आपको बता दूं कि जो आपको 1970 के बाद जो हरित क्रांति के नाम पे जो आपको पेस्टिसाइड दिए गए थे, जो आपको जहर दिया गया था, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक और बड़ी बड़ी क्रोनिकल डिजीज होनी शुरू हुई थी, उस केमिकल फर्टिलाइजर कंपनियों के माफिया का नाम भी वही रॉकफेलर है। यानी वह फैमिली आपसे तेल के नाम पे रुपया लूट रही है, और उसके बाद जो बचा हुआ कबाड़ है उसको बेच के आपकी जमीनों को खराब करती है। पहले आपकी जमीनों को हल से जोत दिया करते थे, आज आप नहीं जोत पाओगे। पहला कारण, आपने इतना पेस्टिसाइड डाल दिया है कि आपकी जमीन इतनी सख्त हो चुकी है। और दूसरा कारण 2017 का मॉडल एपीएलएम एक्ट, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि आपके डांगर इस टाइम पे मॉडल एपीएलएम एक्ट के अंदर आ चुके हैं। जो आपका बड़द है, जो सबसे बड़ा साथी होया करता किसान का, वो आज वन्य प्राणियों की श्रेणी में है। अब अगर आप उसको घर में बांधोगे, सरकार ने जिस दिन वो नोटिफिकेशन ला के लागू कर दिया, आपको 3 साल की कैद हो सकती है अगर बड़द घर में बांध लिया तो। यह बात का बेरई को नहीं किसान ने। अगले नंबर पे बताऊं, अगर कमर्शियल जो आने लग रहा मॉडल एपीएलएम एक्ट के अंदर है कि 2 तय फालतू डांगर होए तो आपको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा बिजली का। ये मॉडल एपीएलएम एक्ट है जो 2017 से चल रहा है, इतनी नीचे नीचे चल रहा है। अपन बेरा को नहीं इन बातों का। दूसरी बात, कोई भी आदमी ढूंढ सके मॉडल एपीएलएम एक्ट, 3 से 4 पेज का कानून है। अच्छा जी सुनो आगे। यो तो था खेत की जमीन के ऊपर कब्जा, जो पेस्टिसाइड आपको दिया। और कमाल की बात यह है कि जो वो पेस्टिसाइड खाने के बाद, जो वो कबाड़ खाने के बाद, उस जो बीज आपको दिए गए हाइब्रिड बीज, उन बीजों के अंदर वो क्या देने लग रहे अपन कौन बेरा, वो बीज अब इस टाइम पे ऐसे हो चुके हैं कि वो बांझ बीज हैं। अगली साल दोबारा से वो बीज फसल नहीं उगा सकते, आप उसे फसल का बीज नहीं बना सकते। और कमाल की बात यह है कि उन सारे बीजों का मालिक एक बन चुका है जिसका नाम है बिल गेट्स। 3.5 लाख बीज वो स्वालबार्ड सीड वाल्ट में रखकर मालिक बन चुका है। और उससे भी आगे कमाल की बात एक और बताता हूं कि आपको जो ये टीके लगाए जा रहे हैं, इसका फार्मूले का पेटेंट भी उसी बिल गेट के नाम है। यानी कि खेत वाले बीज का मालिक भी वो, और ईब जो बीज आगा होगा उसका मालिक भी वो, आदमिया के बीज का मालिक भी वो। और वो जो मैं रॉकफेलर की बात बताऊं था कि जब आप वो जीएम सीड खा के और पेस्टिसाइड वाला मटेरियल जब फसल उगा के जब आप बीमार होते हो, जब आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती है, उन बीमारियों को ठीक करने के नाम पर जो दवाइयां आप खाते हो, वो जिस केमिकल से बनती है वो भी उसी तेल के बचने वाले केमिकल से बनती है। और उन दवाइयों का बिग फार्मा, यानी कि जो दवा कंपनियों का जो बड़ा रैकेट है, उसका मालिक भी वही है, रॉकफेलर। यानी वो ये 3 फैमिली आपकी सारी चीजें कंट्रोल करे बैठी है। और ये 2016 का हमारे नीति आयोग के अंदर सितंबर 2016 में बिल गेट का भाषण देखो, प्रोग्रेसिव फार्मिंग करके पेज नंबर 21 के ऊपर 2 बातें बोली थी जो बिल गेट ने 2016 में, जो हमने इग्नोर कर दी। उसने कहा था कि 2022 तक हम भारत के किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। और उसने दूसरी लाइन बोली थी कि हम भारत के अंदर ऐसी खेती लाएंगे
जिसका नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, फार्मिंग विदाउट फार्मर्स, बिना खेती के, बिना किसान के खेती। ये 2016 में आपको बता दिया था, ईब आज 2022 के बजट में इंट्रोड्यूस हुआ है। अब ये इतना आराम से काम करते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि 4 दिन अपन सीएम की रैली होने तक रोक दी तो हम एंडी हो गए। ये आपको नीचे ही नीचे आपकी जड़ें काटन लाग रहे हैं, आपके बालका का दिमाग खराब कर दिया, बच्चा का तो कति पूरा, जो 2 साल से घर बैठे हैं। नौजवानों को अश्लील वीडियो गेम और हिंसा वाली गेम खिला करके उनका दिमाग खराब कर दिया। जिनसे बच रहे हैं उन खातर नशे की तस्करी सरकार खुद करने लाग रही है, खुद अवेलेबल कराने लाग रही है। नशे के लिए नया कानून आ रहा है, अगर आप लोगों को पता ना हो तो, कि 10 ग्राम तक का नशा बालक अपनी जेब के अंदर रख सकता है। आप उस कानूनी उसको अधिकार है। ये बाकायदा कानून बनने जा रहे हैं, यानी कि आपकी फसलों की लड़ाई भी न्यू की न्यू है आज के टाइम पे, और आपके नस्लों की लड़ाई भी न्यू की न्यू है। अब क्योंकि हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं उसका मकसद कुछ और है, और आप जो यह लड़ाई लड़न लाग रहे हैं, या लड़ाई इतनी बड़ी है जो बिना जागरूकता के संभव नहीं है। हमने चाहिए आपके नौजवान साथी, आपके नौजवान बच्चे जो गांव पास सबते गांव ने इन पूरे षड्यंत्र ने समझा सकें, क्योंकि हम जो 10-20 लोग हैं हम हर गांव में नहीं जा पाएंगे। हम आपको पूरी बातें बता सकते हैं और समय इसके अंदर खूब चाहिए। तो जब हम 100 बच्चों को बताना शुरू करेंगे तो 5-4 बच्चा के समझ में आओगी, वही बालक समझा पाओगे सबते गांव ने। तो उसके अंदर हमने ये प्लान किया है कि जो अपनी ट्रेनिंग है उसका रिकॉर्डिंग करके आपके गांव में दे दी जाए, ताकि आप ऐसी किसी जगह में जो सामूहिक जगह हो वहां पे प्रोजेक्टर पे चला के उस पूरे के पूरे षड्यंत्र को समझ सकें। जो महिलाओं के लिए अलग से गांव में कोई जगह बन जाए कि दिन में अपना काम निपटा कर आके इसने समझो, अपने बालकान भी समझाओ। फिर अपने कैसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, हमने समाज को कैसा बनाना है अगले 100 साल में, क्योंकि ये जो महामारी का दौर है ये 2030 तक चलेगा। मैं आपको बता देता हूं पहले से ही, ये 2 में काम नहीं चलेगा, 3 तो आए अपनी आंखें देखे लिए हैं, 4था भी आओगा, 5वां भी आओगा, ये आता रहेगा। समझ गए ना आप बात? तो ईब इसने बचा लो, अगले पीढ़ियां ने बचा लो। मेरे तो इशारे लागे करने बहुत हो गया, थाम दे इसने। तो भाई यह समस्या है मेरी गेल, मेरा मीटर चालू हो पाछे लंबा हो जाए, लेकिन समस्या ही इतनी बड़ी है, हम क्या करें। जिसके यह बात पूरी समझ में आ गई, सच्ची में नींद नहीं आएगी, और यह भड़क न्यू रहेगी करक बता दे जितना बताया जावे, बता दे जितना बताया जावे, उसे भड़क में फिरा। हाँ, अगर गलती से कोई और चीज़ गलत बात लिकड़ गई हो तो उसके लिए तो माफ़ी, लेकिन गामा जाके हमारी जागृति की मशाल जिंदा रहेगी। जनता सरकार मोर्चा ने यह प्लान किया है कि जो आप लोगों के ये हैं मुद्दे, खास तौर पे आपको 2 बातें और बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताता, जो असली काम की हैं। एक तो ये कि जो अपने ऊपर ये महामारी के नाम पे ये लगाया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाने से लेकर के, अगर ये कानून है बकायदा कि अगर सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाती है तो उसके बाद से इंसान का सारा खर्चा सरकार उठेगी। आपने कोई लोन ले रखा हो उसकी किस्त भी, आप मकान किराए पे ले रखा हो, दुकान किराए पे ले रखी हो, आपका खान का, पीण का, पेट्रोल का, डीजल का, एक एक चीज का खर्चा ये बकायदा कानून में है। तो आप जब अगली लड़ाई शुरू करांगे, आप MSP की लड़ाई चालू होगी, दुकानदारा की लड़ाई चालू होगी, जो बच्चे हैं उनकी लड़ाई भी चालू होगी, स्कूल की भी, कॉलेज की भी, सारी चालू होगी। एक स्कूल खुलवान लाग रहे हैं आप, ये खुलवा लो। और दूसरा, एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में अपने लोगों को जरूर बताओ कि जब आपको ये टीके लगाए जाएं तो कम से कम इसके दुष्प्रभावों की जानकारी पूरी दें। आप लोगों को जितनी पूरी जानकारी होगी तो आप अपने बच्चा ने अपने आप बचा लेंगे। इस उम्मीद में कि हम इकट्ठे होकर समाज को बचाने के लिए काम करेंगे, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। चौधरी मांगेराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं और सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।